एपिसोड 0 एक प्रोलॉग है, यानी इसकी कहानी सीज़न 1 के पहले जो कुछ हुआ था उसे कवर करने वाली है। अगर तुम सीज़न 1 के 12 एपिसोड्स देखने के बाद इसे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुम इसे देखने के बाद सीज़न 1 देखने वाले हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ये करंट टाइमलाइन से 3 साल पहले की बात है। किसी अबैंडन्ड वेयरहाउस में हिरोमी एक आदमी से किसी बेहोश लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो आदमी फिर से हमला करता है तो हिरोमी को बचाते हुए इजुमी वहाँ पे आ जाती है। वो आदमी एक बड़े से स्पाइडर मॉन्स्टर में बदलकर इजुमी पे हमला करता है तो इजुमी उसके ऊपर चढ़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इजुमी के बेहतरीन स्किल्स और अपनी नाकामी को देखते हुए नाराज़ हिरोमी कहता है, शायद मुझे भी तुम्हारी तरह घर छोड़कर अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। गुस्से में इजुमी कहती है, हिरोमी, ताकत इतनी आसानी से कभी नहीं मिलती, और अब तुमने बात छेड़ ही दी है तो तुम्हारे लिए एक ज़रूरी काम है जो पूरे नासे परिवार नहीं, पूरे स्पिरिट वर्ल्ड सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजुमी हिरोमी को आकिहिटो के एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है तो हिरोमी ठान लेता है कि वो किसी भी तरह से उसे ख़त्म कर देगा। अब जाकर इजुमी रिवील करती है कि आकिहिटो असल में इमॉर्टल है। हिरोमी बाहर आता है और बैरियर में छुपे मित्सुकी को सामने आने कहता है। चलते हुए मित्सुकी पूछती है कि हिरोमी कब उस हाफ योमू को पकड़ने जाएगा और क्या वो भी साथ चल सकती है। हिरोमी बड़ी आसानी से उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है, जो कि उसकी छोटी बहन को कुछ खास पसंद नहीं आता। अगले सीन में हिरोमी ट्रेन के लिए रुका होता है। ट्रेन बोर्ड करने के बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर आकिहिटो पहाड़ों के बीच क्यों रहता है। बगल में बैठी मित्सुकी भी यही सोच रही थी और उसे देख हिरोमी चौंक जाता है। तभी ट्रेन चलने लगती है। हिरोमी को यह बात अच्छी नहीं लगती कि मित्सुकी भी उसके साथ चल रही है, मगर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। सुबह होते ही दोनों समुंदर किनारे अपने लोकेशन के पास होते हैं। झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देख दोनों अलर्ट हो जाते हैं, मगर वो एक कमज़ोर सा योमू निकलता है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पे छुपा मिरोकू खुद को रिवील करता है। इजुमी की तस्वीर को देखते हुए वो कहता है, अरे ये तो मुझे महसूस ही नहीं कर पाए। तुम्हें इन छोटे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था इजुमी, तुम खुद आती तो कितना अच्छा रहता। पहाड़ी रास्ते में जंगल के बीच से जाते हुए हिरोमी और मित्सुकी डिस्कस कर रहे होते हैं कि आकिहिटो कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि र्यूमर्स के हिसाब से एक हाफ योमू बहुत ताकतवर होता है। मगर आकिहिटो की तस्वीर से मित्सुकी को लगता है कि वो इतना भयानक तो नहीं होगा। तभी हिरोमी को आकिहिटो का घर दिख जाता है। मित्सुकी को वहीं रुकने बोलकर हिरोमी आगे चला जाता है। इतने में मित्सुकी के सर पे कुछ आकर लगता है। वो ऊपर देखती है कि एक औरत पेड़ों के बीच से स्विफ्टली जा रही थी। ये थी आकिहिटो की मॉम यायोई कानबारा। मित्सुकी नीचे देखती है तो उसे एक कैप्सूल दिखता है जो कि उसके ऊपर गिरा था। उस कैप्सूल में खून होता है और उसे लगता है कि ये कोई कर्स है। हिरोमी छुपकर अंदर आने वाला होता है तो उसे एक धागे वाला ट्रैप दिखता है। उसके ऊपर से होकर वो एक कमरे में देखता है जहाँ पे आकिहिटो चिल कर रहा होता है। सडनली हिरोमी अंदर आ जाता है और 2 बार हमला करके आकिहिटो को नीचे गिरा देता है। हिरोमी उसकी बॉडी चेक करने वापस आता है तो दूसरा ट्रैप एक्टिवेट होकर उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सा पाउडर गिर जाता है। धुआं हटते ही हिरोमी देखता है कि आकिहिटो की जगह एक योमू स्टोन है और उसे लगता है कि आकिहिटो ख़त्म हो गया। तभी बाहर से मित्सुकी आवाज़ लगाती है और हिरोमी को बताती है कि अभी अभी कोई बाहर भाग कर गया। वो दोनों आकिहिटो के पीछे भागने लगते हैं और मित्सुकी पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। हिरोमी बस उसे पीछे रहने कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने खतरनाक योमू को मित्सुकी संभाल नहीं पाएगी। आकिहिटो झाड़ियों के बीच बैठा हुआ होता है और हिरोमी उस पर हमला करने वाला होता है तो मित्सुकी उसे रोकने लगती है, ये कहकर कि वो तो एक इंसान की तरह लग रहा है। हिरोमी उसे खतरनाक योमू बुलाता है तो बाहर आते हुए आकिहिटो कहता है, रुको रुको रुको, मैं एक योमू नहीं हूँ, मैं एक हाफ योमू हूँ। हिरोमी कहता है, तुम आधे हो या पूरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक योमू हो और ख़तरनाक हो।
अब एक डिसअपॉइंटेड से टोन में आकिहिटो कहता है, तुम सब के सब हमेशा एक ही बात क्यों बोलते रहते हो? मैं एक आधा योमो हूँ तो क्या तुम मुझे पीछे से आकर मारोगे? हिरोमी फिर से उसे खतरनाक योमो बुलाने लगता है तो चिल्लाकर आकिहिटो कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैं आधा इंसान हूँ। मित्सुकी आकिहिटो को उनके साथ चलने कहती है ताकि वो लोग उसे बचा पाएं, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का भी ऑप्शन था। आकिहिटो ये बोलकर जाने लगता है कि वो उनकी झूठी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। घर वापस आकर आकिहिटो थोड़ा आराम करने लगता है तो मित्सुकी आकर कहती है, ज़रा हमारी बात सुनो, हम दोनों नासे परिवार से हैं। तुमने हमारे परिवार का नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड सोसाइटी में काफ़ी मशहूर हैं। इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर तुम्हें बचाना चाहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, एक हाफ योमो बहुत ज़्यादा रेयर है और तुम्हें मारने के लिए काफ़ी सारे स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स तैयार होंगे। तो क्या कहते हो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। आकिहिटो कहता है, तुम्हारी बातों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम कहती हो नासे परिवार बहुत शक्तिशाली है, फिर भी तुम दोनों इतने कमज़ोर और बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? हिरोमी उसे कहता है कि यहाँ रहने पर उस पर दोबारा हमला हो सकता है। तो आकिहिटो फिर से कहता है, मैं वो सब संभाल लूँगा, और वैसे भी अगर कोई मुझे मारने में कामयाब रहता है तब तो और भी अच्छा होगा। हिरोमी अपने स्कार्फ से आकिहिटो को पकड़कर कहता है, अब इस तरह से हम तुम्हें बचाएंगे। एक बड़े पेड़ के ऊपर खड़ा होकर मिरोकु ये सब देख रहा होता है और कहता है, इजुमी ने छोटे बच्चों को ये काम करने भेजा है। अब किसी भी हालत में ये हाफ योमो मेरा होके रहेगा। दूसरी तरफ हिरोमी घसीटते हुए आकिहिटो को अपने साथ लेने की कोशिश करता है। उसे रेजिस्ट करते हुए आकिहिटो एक और ट्रैप के जरिए हिरोमी को नीचे गिराकर उस स्कार्फ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो दोनों स्कार्फ को अपनी तरफ खींचने में बिजी रहते हैं तो बीच में मिरोकु हमला कर देता है। ज़मीन से निकले टेंटेकल्स आकिहिटो की तरफ बढ़ते हैं तो उसे अपनी तरफ खींचकर हिरोमी बचा लेता है। हिरोमी समझ जाता है कि यहाँ पे आकिहिटो ही टारगेट है। मित्सुकी को यहाँ से दूर भगाने बोलकर हिरोमी अपने साथ आकिहिटो को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। आकिहिटो के गले में अभी भी वो स्कार्फ बंधा होता है, इसीलिए हिरोमी अटैक नहीं कर पा रहा होता। भागते वक्त एक पेड़ स्कार्फ को रोक लेता है तो चारों तरफ एक बैरियर बनाकर हिरोमी जल्दी से स्कार्फ खोलने के लिए आकिहिटो को कहता है। मिरोकु के अटैक्स को बैरियर रोक लेता है और घर के ऊपर बैठा मिरोकु कहता है, चलो, इजुमी का चमचा कम से कम मेरे हमलों को रोक तो सकता है, मगर सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। हिरोमी उन हमलों से आकिहिटो को बचाने में लगा रहता है और आकिहिटो उस स्कार्फ को अपने गले से निकाल लेता है। इतने में मित्सुकी वहां आकर ऊपर से गिरे कैप्सूल के बारे में बोलने लगती है तो वो टेंटेकल्स उस पर हमला करने लगते हैं। इतने कम वक्त में भी हिरोमी अपने बड़े बैरियर को निकालकर मित्सुकी और आकिहिटो को इंडिविजुअली सील करके उन टेंटेकल से बचा लेता है। डिफेंसलेस हिरोमी के पीछे से वो टेंटेकल्स आने लगते हैं तो बीच में आकिहिटो आकर उन्हें अपने सीने में ले लेता है। वो टेंटेकल्स आकिहिटो को नीचे पटक कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब देखकर हिरोमी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और आकिहिटो को अपने बाहों में लेकर हिरोमी उसे जगाए रखने की कोशिश करता है। खून में लिपटा आकिहिटो कहता है, मैं अमर ज़रूर हूँ, मगर अभी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इसीलिए। और वो वहाँ पे अपना होश खो देता है। घर के छत पे खड़ा मिरोकु कहता है, आखिरकार तू माँ ही गई। माफ़ करना, मगर मैंने उसमें कुछ छेद कर दिए। उसके सामने खड़ी इजुमी कहती है, मैंने सुना था कि यहाँ पे स्पिरिट हंटर मौजूद है, मगर लगा नहीं था कि वो तुम होगे। मिरोकु हमला करता है और उसे रोककर इजुमी कहती है, अगर तुम भी यहाँ हो तो शायद आकिहिटो कानबारा के अंदर। बीच में से मिरोकु कहता है, बिल्कुल सही कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे रोकने के लिए ज़रूर आओगी और मैं बहुत खुश हूँ। मित्सुकी और हिरोमी पूरी कोशिश कर रहे थे आकिहिटो को जगाने की, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। इतने में उन्हें एक बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है जहाँ पे एक बैरियर होता है। बैरियर देखते ही हिरोमी समझ जाता है कि इजुमी आ चुकी है। तभी मित्सुकी देखती है कि आकिहिटो का हाथ अलग लग रहा होता है।
एक धमाके के साथ आग गिर जाता है। पहली बार हिरोमी एक हाफ योमू देख रहा होता है। आकिहिटो उस पर फायर अटैक्स करने लगता है और हिरोमी अपने बैरियर से उन्हें रोक रहा होता है। दूर खड़ी मित्सुकी उस कैप्सूल को देखकर कुछ सोच रही होती है और इतने में हिरोमी को एक पंच से आकिहिटो बहुत दूर फेंक देता है। हिरोमी नीचे पड़ा होता है और आकिहिटो उसके ऊपर आ गिरता है। हिरोमी के पेट पर आकिहिटो अपने पंजे मारने लगता है और मित्सुकी भी वहां पहुंच जाती है। आकिहिटो एक भयानक चीख देता है जो मित्सुकी को चोट पहुंचाने वाली होती है, मगर नीनो और मिस आयाका आकर उसे बचा लेते हैं। नीनो पर छलांग मार के आकिहिटो के ऊपर एक लात मारने आती है, मगर उसके पैर को पकड़कर आकिहिटो उसे दूर फेंक देता है। मिस आयाका के बैरियर को भी आकिहिटो के फायर बॉल्स काफ़ी आसानी से तोड़ रहे होते हैं। अपने हाथ में पड़े कैप्सूल और खून में लिपटे अपने भाई को देखकर मित्सुकी कुछ करने का सोचती है। वो बैरियर को तोड़कर बाहर चली आती है और उस कैप्सूल को आकिहिटो की तरफ फेंक एक छोटे से बैरियर में बंद कर देती है। वो बैरियर वाला कैप्सूल जाकर आकिहिटो के सीने में घुस जाता है और आकिहिटो दर्द से चीखने लगता है। इजुमी के साथ लड़ते वक्त मिरोकू कहता है, लगता है वो श्रापित खून और इस हाफ योमू के बीच कुछ तो कनेक्शन है। इजुमी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं एक स्पिरिट वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव रहूँगा और तुम ना से फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव। उस वक्त प्लीज़ इतना गुस्सा मत करना। इतना कहकर मिरोकू भाग जाता है। दूसरी तरफ मित्सुकी, नीनो और मिसाया का सब बेहोश होते हैं। आकिहिटो को होश आता है और वो हिरोमी को उठाने जाता है तो उसे हिरोमी के पीठ पर पंजों के निशान दिखते हैं। अपने खून से सने हाथ को देख आकिहिटो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। अगले सीन में सारी लड़कियाँ एक साथ होती हैं और मित्सुकी सबको बताती है कि जब उसे ये कैप्सूल मिला था तो उसने सुना था कि अगर आकिहिटो पर हमला होता है और कुछ अनहोनी होती है तो उसे ये श्रापित खून यूज़ करना होगा। हिरोमी और आकिहिटो थोड़ा दूर बैठकर बात कर रहे होते हैं। आकिहिटो उसे अपने मन की बात बताता है कि उसे हमेशा अफसोस रहता है कि जो भी उसके पास आता है उसके साथ बुरा होता है। हिरोमी कहता है, नासे परिवार का होने की वजह से यह मुझे एक और रीज़न देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। धीरे धीरे करके सूरज की पहली किरणें उन पे गिर रही होती हैं और हिरोमी कहता है, तुम एक बात जान लो कि अगली बार तुम मुझे मार नहीं पाओगे। मैं इजुमी की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। तुम्हें एक अटूट बैरियर में बंद कर दूंगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा। आकिहिटो कहता है, अगर तुम्हें इतनी ताकत मिलती है तो प्लीज़ मुझे ख़त्म कर देना। हिरोमी उसे वादा करता है कि जब उसके पास इतनी ताकत होगी तो वो आकिहिटो की इच्छा ज़रूर पूरा करेगा। और इसके बाद शुरू होता है हिरोमी और आकिहिटो का अजीब सा रिश्ता जो आज तक चलते रहता है। तो ये था बियॉन्ड द बाउंड्री का प्रोलॉग। इसके आगे की कहानी आपने पहले ही देख ली होगी या यहीं से शुरुआत कर रही हो वो तो मुझे नहीं पता, मगर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर नहीं किया है तो। एनीवेज, मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।